हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। आज से हम अपने सीक्वेंस में सारे एक्ट शुरू करेंगे। जैसे कि हमारा पहला लेक्चर आया था इससे पहले, जिसमें हमने सिलेबस डिस्कस किया था और ये बताया था कि हम अगले आने वाले लेक्चर्स में किस तरह से अपने इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस पर अपने लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो उसी सीरीज़ में ये हमारा वैसे तो दूसरा लेक्चर है, लेकिन सही मायनों में जो एक्ट से स्टार्ट होने वाले लेक्चर्स हैं उसमें पहला लेक्चर है, यानी कि कारखाना अधिनियम 1948, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। पिछले लेक्चर में हमने देखा था सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। देखिए, कोई भी एक्ट बनने से पहले उसमें कुछ परिस्थितियां रही होती हैं। ऐसे ही कोई भी एक्ट आज भी आप देखते होंगे, जितने भी एक्ट बनते हैं, अधिनियम बनते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड रही होती है। या तो कोई बैकग्राउंड रही होती है, किसी भी तरह से हो सकती है वो बैकग्राउंड, या तो सरकार को ऐसा लगे, गवर्नमेंट को ऐसा लगे कि अब वो परिस्थितियां आ गई हैं कि जिसमें इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर एक्ट बनाना ज़रूरी है, या फिर पब्लिक की तरफ से डिमांड हो कि अब ऐसी परिस्थितियां उनके सामने आ चुकी हैं कि अब सरकार को कोई इनिशिएटिव या कोई पहल इस पर लेनी चाहिए। तो उसी सीरीज़ में जिस तरह यूपीएससी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एएलसी यानी कि असिस्टेंट लेबर कमिश्नर और एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इन दोनों में जो हमारा सिलेबस कॉमन है, इसीलिए हम ऐसे सिलेबस से स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज से हमने स्टार्ट इसीलिए किया है ताकि जो कॉमन सिलेबस है उसको पहले कंप्लीट किया जा सके, ताकि आपकी दोनों की तैयारी एक साथ एक सीक्वेंस में होती रहे, क्रोनोलॉजिकल होती रहे। ये सारे एक्ट खत्म होने के बाद हम सोशल सिक्योरिटी एक्ट पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जैसे कि हमारे ट्रेड यूनियन एक्ट हैं उस पर, हालांकि वो तो इसमें ही हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, कुछ कवर हो जाएंगे। और इसी तरह एक टॉपिक और था जो हमने सिलेबस में देखा था, ट्रेड यूनियन मूवमेंट। जितने भी ट्रेड यूनियन मूवमेंट हुए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, जो कि आपने पढ़ा होगा स्पेक्ट्रम के अंदर, इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी आपने कुछ ट्रेड यूनियन मूवमेंट पढ़े होंगे, जैसे कि जमींदारी एसोसिएशन, लैंड होल्डर्स एसोसिएशन, बंग भाषा प्रकाशक सभा, और जितने भी जैसे कि आपका जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जैसे कि महादेव गोविंद रानाडे, इसी तरह अश्विनी कुमार दत्त, और भी और अलग अलग रीजन्स में, जैसे कि बंगाल में जितने भी ट्रेड यूनियन मूवमेंट हुए, मद्रास में जितने ट्रेड यूनियन मूवमेंट हुए, और बॉम्बे में जितने यूनियन मूवमेंट हुए, तो ये सारे उसी से रिलेटेड हमारे ट्रेड यूनियन मूवमेंट जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में होंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे कंपैरेटिवली। वैसे तो आपको मेन ओवरऑल सारे ही देखने हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के कहाँ, क्योंकि देखिए बहुत से मूवमेंट ऐसे होते हैं कि जिनकी बैकग्राउंड कहीं आउट ऑफ इंडिया रही होती है। उसी संदर्भ में वो सीरीज के फॉर्म में हल्के हल्के उसमें इंडिया में भी शामिल कर दिए जाते हैं और इंडिया में भी इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। तो जो हमारे कॉमन टॉपिक्स हैं उनको हम पहले डिस्कस करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमें कोई भी एक्ट, अब आप सोच रहे होंगे क्योंकि एक्ट अधिनियम तो एक कोर लॉ का सब्जेक्ट है, इसीलिए इसमें लॉ में प्रीफरेंस, लॉ डिग्री होल्डर्स को प्रीफरेंस दिया गया है इस पोस्ट में। तो उसकी वजह यही है क्योंकि उनको लॉ की डिटेल नॉलेज होती है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी एक्ट को आपको कंप्लीटली याद रखना है, आपको मेनली कुछ चीज़ें या कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। देखिए, अगर एपीएफसी के संदर्भ में देखें, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के संदर्भ में देखें, तो आपको एक ऊपरी यानी कि सरफेस लेवल की नॉलेज होनी चाहिए सारे अधिनियम्स की, कि कौन सा एक्ट कब पारित हुआ, किस चीज़ से रिलेटेड है, उसमें मेन प्रोविजंस क्या हैं। मेन प्रोविजंस मतलब किस तरह की मजदूरी का प्रावधान है, अगर मजदूरी एक्ट है तो किस तरह की मजदूरी का प्रावधान है, बाल परिभाषाएँ क्या हैं, किशोर की परिभाषा क्या है, बालक की परिभाषा क्या है, एडल्ट की परिभाषा क्या है, इस तरह की परिभाषाएँ याद होनी चाहिए। लेकिन अगर आप एएलसी की बात करें, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, तो आपको थोड़ी डीप नॉलेज होनी चाहिए एक्ट्स की, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो थोड़ा डीप पूछे जाएंगे। डीप से यहाँ पर हमारा मतलब ये है कि आपसे यहाँ पर जितने भी एक्ट हैं उनसे इंपॉर्टेंट जो धाराएं हैं, सेक्शंस हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। जैसे कि अगर आपसे एपीएफसी में क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपसे ये पूछा जाता है कि पंचायत में कितने सदस्य होते हैं, मजदूरी एक्ट के तहत अगर कोई विवाद हो जाए तो उस पर निर्णय लेने के लिए पंचायत में कितने सदस्य होते हैं, ये कंपोजिशन पर बेस्ड एक सवाल है जो कि एपीएफसी में इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन वही अगर आपसे एएलसी का क्वेश्चन इसी टॉपिक से अगर पूछा जाएगा तो वो इस तरह पूछा जाएगा कि पंचायत का प्रावधान मजदूरी अधिनियम के तहत कौन सी धारा में किया गया है। तो आपको धारा यहाँ पर जो मेन प्रोविजंस हैं उनकी आपको साथ में धाराएं भी पता होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 100 धाराएं हैं तो 100 की 100 आपको रटी हुई होनी चाहिए एक एक्ट के अंदर, क्योंकि 100 से ज़्यादा भी धाराएं हैं, लेकिन आपको मेनली कौन सी पता होना चाहिए कि कब पारित हुआ,
परिभाषा कौन से धारा के अंतर्गत आती है। इसी तरह उसको अगर विवाद हो जाता है दोनों पक्षों के बीच, दोनों पक्ष कौन से हैं यहाँ पर हमेशा आपको मोस्ट ऑफ द केसेस दो पक्ष मिलेंगे, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। कभी कभी सरकार भी वहां पर पक्ष हो जाती है, लेकिन आपको मेनली कौन से दो पक्ष मिलेंगे, एक तो एम्प्लॉयर मिलेगा यानी कि रोजगार देने वाला, और एक एम्प्लॉय मिलेगा यानी कि कार्य करने वाला, कर्मकार। तो कर्मकार की परिभाषा, और अब इसी संदर्भ में आपको परिभाषाएं पता होनी चाहिए कि समुचित सरकार की क्या परिभाषा है, एम्प्लॉयर की क्या परिभाषा है, ठेकेदार की क्या परिभाषा है, मजदूर की क्या परिभाषा है, कर्मकार की क्या परिभाषा है, बालक की परिभाषा क्या है, एडल्ट की परिभाषा क्या है, किशोर की परिभाषा क्या है, काम करने के घंटे किस संदर्भ में हैं, कितने दिनों में, एक हफ्ते में, एक वीक में कितने काम, मिनिमम कितने काम के घंटे किए जा सकते हैं, या अधिकतम कितने घंटे काम लिया जा सकता है। इसी तरह बोनस का प्रावधान क्या है। तो ये सारी हमें मेन पॉइंट्स पता होने चाहिए। और अगर विवाद हो जाता है तो विवाद का निपटारा किस तरह किया जाता है, पंचायत के थ्रू किया जाता है, क्या न्यायालय के थ्रू किया जाता है, क्या समझौते के थ्रू किया जाता है, यानी कि आर्बिट्रेशन है या एडजुडिकेशन है या फिर एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के थ्रू किया जा रहा है। तो ये सारे आपको मेन टॉपिक्स पता होनी चाहिए, और इसलिए हम एकदम टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये एक्ट अगर आप बुक में पढ़ने बैठेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर मेंशन भी की है, अगर आप में से कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहे तो आप ये श्रमिक विधियां नाम से लेबर लॉस की इंद्रजीत सिंह की बुक LLM की ये परचेज कर सकते हैं। लेकिन हमने जो ये जितने भी एक्ट बनाए हैं वो इन्हीं बुक से, जो आपका टू द पॉइंट जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से है, वो ये बहुत बल्कि बुक है, लगभग 1000 पेजेस के आसपास की। तो ये लेकिन हमारा एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है, हमने सिर्फ उसी को ही मेंशन किया है, उन टॉपिक्स को ही या उन प्रोविजंस को ही मेंशन किया है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं कारखाना अधिनियम 1948 से। इसके अलावा भी ये सारे एक्ट हम देखेंगे, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कौन कौन से हमें एक्ट देखने हैं। हालांकि हमारे कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी ही पढ़े हुए हैं, जो हमने EPFO का जो पेपर हुआ था EO का संदर्भ में, उसके संदर्भ में हमने पहले ही कराए हुए हैं। तो ये सारे एक्ट हमारे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद हैं, सिर्फ इन लास्ट के 3-4 एक्ट्स को छोड़कर। तो हालांकि हम इन सारे एक्ट दोबारा भी कराएंगे, और अगर आप में से कुछ लोग अगर चाहें तो वो हमारे प्रीवियस एक्ट्स भी दोबारा देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने कारखाना अधिनियम 1948 से। तो सबसे पहले इसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और उद्देश्य। देखिए, किसी भी अधिनियम का संक्षिप्त नाम, कोई भी एक्ट पास होता है तो जिस फील्ड में यानी कि जिस टॉपिक से रिलेटेड है, उस टॉपिक की एकदम विस्तृत परिभाषा उस एक्ट के अंतर्गत दी गई होती है। फिर उसके साथ साथ उसका उद्देश्य भी उसमें बताया गया होता है कि ये एक्ट किस उद्देश्य से बनाया गया है। तो अब इसका जो बैकग्राउंड है, आप देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, स्पेशली सेकंड के बाद, जिस तरह इंडस्ट्रियल रिलेशंस रेवोल्यूशन में एकदम से इंडस्ट्री के क्षेत्र में एकदम रेवोल्यूशन आई और बहुत बड़ी तादाद में प्रोडक्शन होने लगा, क्योंकि मिलों की संख्या बढ़ने लगी। क्योंकि लोहे का उत्पादन बहुत ज़्यादा होने लगा, जिसकी वजह से मिलों की संख्या बढ़ने लगी। जब मिलों की संख्या बढ़ने लगी, उत्पादन होने लगा, लोहे का उत्पादन हुआ, तो लोगों को काम मिलना शुरू हुआ। इसी तरह जब काम मिलना शुरू हुआ तो उनके पास यानी कि एम्प्लॉयमेंट का जरिया बन गया। एम्प्लॉयमेंट आया तो इनके पास वेजेस भी आएंगे। जब कोई एम्प्लॉयमेंट करेगा तो उसके पास वेजेस भी आएंगे, और जब उसके पास वेजेस आएंगे यानी कि उसके पास मनी आएगी, पैसा उसके हाथ में आएगा। जब पैसा इंसान के हाथ में आता है, एकदम कोर इकोनॉमी है, जब पैसा इंसान के हाथ में आता है तो वो डिमांड करता है। जब पैसा, देखिए, एक तो वो होता है कि जिसके पास जो हैंड टू द माउथ है, हैंड टू माउथ है, जो जितना कमा रहा है उतना ही उसका खाने पर खर्च हुआ जा रहा है। लेकिन जब एक्स्ट्रा इनकम शुरू होगी, यानी कि आपकी जो अपनी जीविका है, सर्वाइवल है, आप उससे ज़्यादा जब कमाने लगेंगे तो आप डिमांड करना शुरू कर देंगे। डिमांड किस तरह की? डिमांड बहुत तरह की होती है। कपड़े की डिमांड, जूते की डिमांड, अपने स्टाइलिश लुक के लिए डिमांड, हर तरह की डिमांड की जा सकती है। तो इसी के लिए जब पब्लिक डिमांड करती है तो कंपनीज प्रोडक्शन शुरू करती है। जब प्रोडक्शन शुरू होता है तो फिर से एम्प्लॉयमेंट मिलता है, क्योंकि जो मालिक है, जो बिजनेसमैन है, वो खुद तो प्रोडक्शन करेगा नहीं, मशीन को खुद तो चलाएगा नहीं, वो लेबर को रखेगा। इसका मतलब फिर से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा यानी कि फिर पब्लिक के पास पैसा आएगा। तो ये एक साइकिल होती है, और ये साइकिल पूरी एकदम सर्कल के रूप में होती है। ये साइकिल, इसी तरह साइकिल आपकी रिसेशन की भी होती है। जिस तरह आपका एम्प्लॉयमेंट की साइकिल होती है, इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट की भी साइकिल होती है, रिसेशन की भी साइकिल होती है। जिस तरह प्रोडक्शन की साइकिल होती है, इसी तरह रिसेशन की भी साइकिल होती है। तो ये सारी चीज़ें अपने आपस में इंटरलिंक होती हैं। तो इस तरह लोगों की डिमांड बढ़ने लगी। अब जब ऐसा हुआ, देखिए, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच। एम्प्लॉयर हमेशा चाहेगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, और एम्प्लॉय हमेशा चाहेगा कि उससे कम काम लिया जाए और उसका वेजेस ज़्यादा हो, उसको
प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिले, ये हमेशा एम्प्लॉय चाहेगा। तो इसी तरह जब ये दोनों चीजें एक दूसरे के अपोजिट होंगी, क्योंकि एम्प्लॉयर हम अपना प्रॉफिट चाहेगा और एम्प्लॉय अपना प्रॉफिट चाहेगा, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के अपोजिट जाएंगी, अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करेंगी, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होगा। जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होगा तो अब यहां पर सरकार इनिशिएटिव लेगी, यानी कि सरकार इंटरफेयर करेगी। क्यों, किस लिए इंटरफेयर करेगी? सरकार इंटरफेयर करेगी स्पेशली एम्प्लॉय के हित में। एम्प्लॉय क्यों? एम्प्लॉय इसलिए क्योंकि एम्प्लॉय एक एक्सप्लॉइटेड तबका होता है, एम्प्लॉय गरीब व्यक्ति है और एम्प्लॉयर एक बिजनेसमैन है, बड़ा पैसे वाला आदमी है, तो इसलिए उसको इतनी सरकार की जरूरत नहीं है, या यूं कहें कि उसे बिल्कुल भी सरकार की जरूरत नहीं है। लेकिन एम्प्लॉय को हर स्तर पर सरकार की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसकी खुद अपनी बार्गेनिंग पावर नहीं होती है। उसकी बार्गेनिंग पावर कब बनती है? जब वो कलेक्टिव फॉर्म में आते हैं, यानी कि सब एक मिलकर यूनियन बनाते हैं, तब उनकी बार्गेनिंग पावर होती है, या फिर सरकार उनको इस बीच में इंटरफेयर करेगी तो उनकी पावर बनती है। वरना एम्प्लॉयर बहुत आराम से एक्सप्लॉइट कर सकता है अगर उनकी यूनियन ना हो और या फिर सरकार उनको बीच में इंटरफेयर ना करे। तो कोई भी एम्प्लॉयर बहुत आसानी से किसी भी लेबर को किसी भी इंडस्ट्री में बहुत आसानी से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो उसी संदर्भ में हल्के हल्के क्या हुआ कि बॉम्बे कॉटन डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर इन चीफ मूर ने 1872-73 में अपनी रिपोर्ट में ये जितनी भी लेबर्स थी उनकी दशाओं के बारे में सरकार का ध्यान दिलाया। तो क्या होता था, देखिए, हालांकि आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी होगी, स्पेक्ट्रम में आपने इंडियन नेशनल मूवमेंट में पढ़ा होगा, जैसे कि हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन था और ब्रिटिश शासन धीरे धीरे कैसे पहले तो कंपनी का शासन था, कंपनी का शासन कैसे धीरे धीरे चरण दर चरण किसके, महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया 1857 की क्रांति के बाद। तो क्या होता था, जैसे कि आपको पता होगा, हर स्टेट में गवर्नर होते थे। तो गवर्नर क्या करते थे, जैसे आज के गवर्नर क्या करते हैं, आज के गवर्नर स्टेट की जितनी मशीनरी है उस पर नजर रखते हैं और सारी रिपोर्ट सेंटर को भेजते हैं। वही काम उस टाइम पर गवर्नर करते थे, क्योंकि हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो ब्रिटिशर्स की तो अडॉप्ट की हुई है, और ब्रिटिशर्स ने जो अडॉप्ट की थी वो किसकी अडॉप्ट की थी, वो मुगलों से, स्पेशली शेरशाह सूरी की अडॉप्ट की हुई थी, शेरशाह सूरी की। तो अब यहाँ से ब्रिटिशर्स की जो हमने अडॉप्ट की है, इंडियन गवर्नमेंट ने जो अब स्वतंत्र भारत की जो व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर है, वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिशर्स का लिया गया है। तो वहाँ पर भी क्या होता था, तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि जैसे कि गवर्नर अपॉइंट किए जाते थे, तो गवर्नर कुछ ऐसे लिबरल भी होते थे जो कि थोड़े लिबरल टाइप के, यानी कि कम लोगों का शोषण करते थे। जैसे कि वैसे तो ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ द गवर्नर्स ने या वाइस रॉय ने क्या किया है, लोगों का शोषण किया है, इंडियंस का शोषण किया है। और एम्प्लॉयर जो होता था, एम्प्लॉयर ज्यादातर जितने थे ब्रिटिशर्स थे, यानी कि जितने बिजनेसमैन थे वो ब्रिटिशर्स थे। तो ब्रिटिशर्स को वो फेवर करते थे और यहाँ की जनता को का शोषण करते थे। लेकिन आपने ये भी पढ़ा होगा, बहुत से ऐसे भी गुजरे हैं आपके गवर्नर जो कि बहुत ज़्यादा लिबरल थे और उनकी बहुत ज़्यादा यहाँ हमारे स्पेक्ट्रम में भी अच्छाइयाँ की गई और इंडियन हिस्ट्री में भी उनके बारे में बहुत अच्छा लिखा गया है। तो उसी में से कुछ, जैसे कि इंस्पेक्टर इन चीफ मूर थे। मूर क्या करते थे, उन्होंने सरकार का, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का, सरकार से यहां मतलब है ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि ये सारी रिपोर्ट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजी जाती थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन्होंने लिखा यहां की परिस्थितियों के बारे में कि किस तरह यहां एक्सप्लॉइट किया जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनीज के एम्प्लॉयर द्वारा यहां की जनता को। तो इसी संदर्भ में एक न्यू पड़ी कारखाना अधिनियम की। तो सबसे पहले कारखाना अधिनियम, देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि सर्वप्रथम कारखाना अधिनियम, ये एएलसी का ही क्वेश्चन है, एएलसी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे पहला कारखाना अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो सबसे पहला कारखाना अधिनियम 1881 में पारित हुआ था। तो इस तरह के डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल थोड़े सतही लेवल के और थोड़े से डीप मतलब डीप इन द सेंस के सेक्शंस आपसे पूछ लिए जा सकते हैं, क्योंकि सेक्शंस ही आपको याद रखने में थोड़ी कठिनाई होगी कि कौन सी धारा, अगर विवाद है तो विवादों के निपटारे से कौन सी धारा डील करती है, कौन सा सेक्शन डील करता है, या फिर सजा का अगर प्रावधान है तो सजा के प्रावधान से कौन सी धारा डील करती है, किस अधिनियम के अंतर्गत कौन सी धारा सजा के प्रावधान से डील करती है। तो हम वैसे आपको बताते चलेंगे, तो आपके लिए ये याद रखना थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन आपको रटना भी ही पड़ेगा इस चीज़ को, इसका और कोई रूल नहीं है, ये आपको हर हालत में रटना ही पड़ेगा। अब 1881 में पहला अधिनियम आता है, कारखाना अधिनियम फैक्ट्रीज एक्ट 1881। इसके बाद सीक्वेंस में लगातार कारखाना अधिनियम संशोधन के साथ साथ, अमेंडमेंट के साथ साथ पारित होते जाते हैं। जैसे कि कारखाना अधिनियम 1911, इसके 20 साल बाद, फिर कारखाना अधिनियम 1922, आपके 11 साल बाद, फिर कारखाना अधिनियम 1934, फिर यानी कि 12 साल बाद, और फिर लास्ट में आपका 1948 का जो अब तक चल रहा है और जिसमें थोड़े बहुत संशोधन के साथ यही कारखाना अधिनियम चल रहा है। तो देखिए
संशोधन जो होते रहते हैं उनको काउंट नहीं किया जाता। यहाँ कारखाना अधिनियम 1881 के बाद 1891 का मतलब यह है कि इसको पूरी तरह से चेंज कर दिया गया होगा। और कारखाना अधिनियम 1911 का मतलब इस 1891 वाले को पूरी तरह चेंज कर दिया गया होगा। जैसे कि अगर इसी संदर्भ में देखें तो आपने पढ़ा होगा कंपनीज एक्ट 1956, लेकिन अब नहीं है ये, अब ये चलन में नहीं है, इसको बिल्कुल स्क्रैप कर दिया गया है। और अब कौन सा चल रहा है? कंपनीज एक्ट 2013। हालांकि इसके बाद संशोधन बहुत किए गए हैं, 2015 में भी, 14 में भी, 16 में भी, 17 में भी, 20 में भी और 21 में भी, 20 में भी, सॉरी 20 में और 21 में दोनों में किया गया है। लेकिन माना ये संशोधन नहीं काउंट किए जाते, मतलब जो संशोधन है वो तो है ही, लेकिन जो एक्ट माना जाएगा वो क्या माना जाएगा? कंपनीज एक्ट 2013। आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि कंपनीज एक्ट 2021, ये नहीं कहा जाएगा। आप कहीं पर भी लिखा देखेंगे तो देखेंगे 2013, लेकिन जो संशोधन है वो संशोधन नए ही ऐड कर दिए जाते हैं उसी अधिनियम के अंतर्गत। तो इस तरह अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं कारखाना अधिनियम 1891 के बाद कारखाना अधिनियम 1911 आया है, तो इसका मतलब इसको पूरी तरह स्क्रैप कर दिया गया होगा और ये नया अधिनियम पारित किया गया होगा। इसी तरह 1934 वाले को पूरी तरह स्क्रैप कर दिया गया होगा और कारखाना अधिनियम 1948 पारित किया गया होगा। अब 1891 वाला अधिनियम कारखाना कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया। फिर इसके बाद फियर स्मिथ और फैक्ट्री लेबर कमीशन की रिपोर्ट के परिणाम स्वरूप 1911 में इसका दूसरा रूप दिया गया। फिर 1929 में पुनः रॉयल कमीशन गठित करके कारखाने के काम करने वाले व्यक्तियों की दशाओं में सुधार करने के लिए 1934 में इसमें संशोधन किए गए और लास्ट में कब आया? और अंतिम रूप में इसे 28 अगस्त 1948 को इसको अंतिम रूप प्राप्त हुआ। गवर्नर जनरल की सहमति से 23 सितंबर। देखिए ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं डेट से आपसे बिल्कुल पीसीएस की तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। एएलसी के एग्जाम में और एपीएफसी के एग्जाम में जो इन एक्ट से क्वेश्चन आएंगे वो बिल्कुल पीसीएस वाले आएंगे, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड और फैक्चुअल क्वेश्चन। 23 सितंबर 1948 को इसको गवर्नर जनरल की सहमति मिली और 1 अप्रैल 1949 को इसे लागू कर दिया गया। तो आपसे एग्जाम डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि कारखाना अधिनियम 1948 को कब लागू किया गया था, तो आपसे ऑप्शन में ये अलग अलग डेट्स में दिया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए 1 अप्रैल 1949 को इसे लागू किया गया था। अब आता है हमारा यहां से महत्वपूर्ण हमारी परिभाषाएं और परिभाषाओं के अंदर क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो पहला, कारखाना अधिनियम 1948 में लाए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन और परिभाषाएं। पहला है कारखाना। कारखाना क्या है? कारखाना किसे कहा जाएगा और ये कहां लागू होगा? देखिए दोनों ही चीजें, कारखाना ऐसा नहीं मुंह उठा के सरकार किसी को भी कह देगी कारखाना है ये। तो कारखाने के लिए हालांकि कुछ रूल्स या कुछ कंडीशंस रखी गई हैं, कुछ शर्तें रखी गई हैं। तो वो कंडीशंस क्या है कि जहां काम करने वालों की संख्या कम से कम 10 होगी। और देखिए दोनों चीजें हैं, जैसे कि आपने बहुत से एएलसी के क्वालिफिकेशन में कंफ्यूज थे, अभी हम उस पर बात करेंगे। देखिए पहले हम ये देख लेते हैं कि जहां काम करने वालों की संख्या 10 है और वहां निर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता से होती। शक्ति मतलब पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा यहां पर या किसी मशीनरी की सहायता से, इलेक्ट्रिसिटी या किसी मशीनरी की सहायता से यहां पर प्रोडक्शन किया जाता है। अब यहां पर और लगा है, यानी कि ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर लोग 10 हैं और निर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता से नहीं हो रही है तो उसे कारखाने की परिभाषा के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह एएलसी की क्वालिफिकेशन थी कि ग्रेजुएशन, बहुत से बच्चे इसीलिए कंफ्यूज थे ना कि ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, मतलब सिंपल ग्रेजुएशन वाले। तो ग्रेजुएशन प्लस, उन्होंने क्या कहा था? ग्रेजुएशन प्लस यूपीएससी ने कहा है कि डिग्री या डिप्लोमा इन सोशल वर्क या लेबर वेलफेयर या फिर पर्सनल मैनेजमेंट। तो आपके पास ग्रेजुएशन तो होनी ही चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी स्ट्रीम में, लेकिन साथ ही साथ डिग्री या डिप्लोमा भी होना चाहिए सोशल वेलफेयर में या लेबर वेलफेयर में या फिर पर्सनल मैनेजमेंट में, यानी कि एमबीए की डिग्री होनी चाहिए पर्सनल मैनेजमेंट में। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आपके पास लॉ डिग्री हो, तो आप लॉ डिग्री है तो आपको इनमें से किसी की भी जरूरत नहीं है। तो यानी कि लॉ है मतलब आप ग्रेजुएट तो हैं ही, साथ ही साथ लॉ का मतलब ये आपको एक्ट्स की भी नॉलेज है, यानी कि आप लेबर वेलफेयर से भी रिलेटेड हैं, उसमें टॉपिक आ जाएगा। तो आपको किसी भी डिग्री की जरूरत नहीं है, लॉ की डिग्री अगर आपके पास मौजूद है। अब होता है दूसरी कंडीशन क्या है? यदि शक्ति की सहायता के बिना, यानी कि पावर की यूज के बिना, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के अगर यूज के बिना वहां कोई भी निर्माण प्रक्रिया किसी जगह चल रही है, किसी भी टीन शेड के अंतर्गत या किसी भी चार दीवारी के अंतर्गत कोई ऐसी निर्माण प्रक्रिया, प्रोडक्शन की प्रक्रिया, लीगल की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि वहां अफीम बन रहा हो या चरस गांजा बन रहा हो, कोई भी लीगल कार्य हो रहा हो किसी भी चार दीवारी के अंतर्गत, किसी भी टीन शेड के अंतर्गत, बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के या बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी यूज के, और काम करने वालों की संख्या कम से कम 20 है, तो
ऐसे स्थान पर कारखाना अधिनियम लागू अपने आप हो जाएगा। तो अब दो कंडीशन हैं। क्या क्या दो कंडीशन? पहली कंडीशन, ऐसा स्थान जहां पर काम करने वालों की संख्या कम से कम 10 है, प्लस निर्माण प्रक्रिया यानी कि प्रोडक्शन जो हो रहा है वहां पर किसी मशीनरी की सहायता से या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बाद इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से वहां पर पावर प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो ऐसे स्थान को कारखाना माना जाएगा। दूसरा, अगर बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से प्रोडक्शन हो रहा है और काम करने वाले लोगों की संख्या 20 या उससे अधिक है, तो ऐसे स्थान को भी कारखाना माना जाएगा। अब दूसरी है, 1948 में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या किया गया कि मौसमी और अमौसमी यानी कि सीजनल और जो गैर सीजनल हैं, यानी कि ऐसे कारखाने जो कि 12 महीने चलते हैं वो अमौसमी कारखाने होते हैं। यानी कि आपका जैसे कहीं पर किसी भी तरह का कपड़े का उत्पादन हो रहा है तो वो 12 महीने चलने वाला काम है। और मौसमी जो होते हैं जैसे कि किसी भी खास मौसम में कोई कारखाना लगाया जा रहा है, कोई स्पेशली जैसे कि पटाखों का दिवाली के समय पर लगाया जा रहा है, तो इस तरह के कारखाने या अमौसमी कारखाने, इनके दोनों के बीच का जो अंतर था वो 1948 के अधिनियम में इसे खत्म कर दिया गया। फिर स्वास्थ्य, श्रम, यहाँ श्रम की स्पेलिंग गलत है थोड़ी, श्रम, सुरक्षा तथा कल्याण विषयक कारगर उपबंध किए गए। कारखाना स्थल यानी कि साइट, उस कार्य का प्रारंभ, उसका पंजीकरण तथा लाइसेंस आदि की निगरानी रखने आदि का काम राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन 1948 के प्रावधान अधिनियम में यह किया गया कि जो कारखाना स्थल होगा यानी कि साइट जो होगी, फैक्ट्री की जो साइट होगी, उस वहां पर कार्य का प्रारंभ यानी कि कार्य का स्टार्टिंग कब से होनी है, उस कारखाने का रजिस्ट्रेशन कौन करेगा, उसको लाइसेंस कौन देगा और इसका रेगुलेशन कौन करेगा, इस सारी जिम्मेदारी है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी गई? उस कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट को, यानी कि उस स्टेट गवर्नमेंट को जहां पर जिसकी सीमा के अंतर्गत वो कारखाना स्थापित है। फिर है बालक, चाइल्ड की परिभाषा क्या है? बालक के काम के घंटों तथा उन्हें रखे जाने की अवस्था में परिवर्तन 1948 के अधिनियम में किए गए। क्या किया गया? अब जो बालक की परिभाषा थी, पहले 12 वर्ष तक के बच्चे को बालक कहा जाता था, अब 12 वर्ष या उससे कम, अब हो गई उसकी परिभाषा कि 14 वर्ष या इससे कम के बच्चे, कम उम्र के बच्चे को बालक की कैटेगरी में रखा गया। फिर आता है किशोर, एडोलिसेंट। एडोलिसेंट आयु पहले 15 से 17 वर्ष की होती थी, इसे बढ़ाकर क्या कर दिया गया? 17 से 18 वर्ष की आयु कर दिया गया। इससे फायदा क्या होगा? इससे एक्सप्लॉयटेशन कम हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि आयु बढ़ाने से क्या होता है? आयु बढ़ाने से उस कैटेगरी का, उस वर्ग का एक्सप्लॉयटेशन कम हो जाता है। यानी कि देखिए, 15 साल के बच्चे से 18 साल का बच्चा ज्यादा समझदार होगा, हालांकि 18 साल के पर तो वो एडल्ट हो जाएगा। यहां पर मतलब ये 17 से 18 मतलब 18 से कम का, 18 से कम एज का जो होगा बच्चा, उसे एडोलिसेंट की कैटेगरी में रखा गया। पहले ये आयु कब तक की थी? ये 17 वर्ष की थी। तो इससे क्या होता है? उसकी एक्सप्लॉयटेशन की जो संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है, वो कम हो जाती है। अब आता है काम का समय, शाम 7 बजे से 6 बजे सवेरे के बीच बालकों तथा स्त्रियों को काम पर रखे जाना वर्जित किया गया। ये 1948 के प्रावधान की बात कर रहे हैं हम। अभी हम जब ये सारे एक्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो जो न्यू लेबर कोड पॉलिसी आई है उस पर भी डिस्कस करेंगे 2020, उसमें इस प्रावधान को फिर से चेंज किया गया है। हम पहले भी बता चुके हैं और फिर से एक बार बता रहे हैं आपको कि जो न्यू लेबर कोड पॉलिसी आई है, बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा कि जब न्यू लेबर कोड पॉलिसी आ गई तो अब हमें पुराने लेबर कोड पढ़ने की जरूरत क्या है? अगर ऐसा होता तो यूपीएससी पागल तो है नहीं, वो वेल एजुकेटेड लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उन्होंने सिलेबस ही मेंशन कर रखा है कि क्या क्या एक्ट पूछे जाएंगे, तो उनको नहीं पता क्या न्यू लेबर कोड पॉलिसी आ गई। तो देखिए, इसका नाम ही है न्यू लेबर कोड पॉलिसी। कोड, इस कोड को आप ध्यान दीजिए, वरना एक्ट होता, न्यू लेबर एक्ट होता, न्यू लेबर कोड नहीं होता। कोड का मतलब यह है कि संहिता, हिंदी में इसे बोलते हैं संहिता, यानी कि कोडिफाई करना, कोडिफाई करना। देखिए, हमने जो लिस्ट बनाकर दी है, अब आपको इसमें, हालांकि हमने यहाँ पर औद्योगिक संबंध और श्रम कानून की जो लिस्ट है, जितने भी कानून हैं आप देख रहे हैं 13-14 जितने भी हैं, ये सारे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब आपको इसमें ये पता नहीं चलेगा कौन सा मजदूरी से रिलेटेड है, कौन सा भुगतान से रिलेटेड है, कौन सा आप बोनस से रिलेटेड है, कौन सा स्वास्थ्य से रिलेटेड है, कौन सा आपका स्त्रियों से रिलेटेड है, कौन सा पेंशन से रिलेटेड है, कौन सा आपका जैसे कि ईपीएफ होता है, प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड है। तो इसी फर्क को दूर करने के लिए, इसी समस्या को दूर करने के लिए क्या किया गया है? कोडिफाई किया गया है, संहिताबद्ध किया गया है, संहिताबद्ध किया गया है, ताकि एम्प्लॉयर, जैसे कि नए नए जो कंपनियां स्टार्टअप आते हैं या फिर नई नई कंपनियां या एफडीआई के थ्रू आती हैं, तो उनको हमारे यहाँ के एक्ट समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, पता ही नहीं चलता था कि कौन सा एक्ट किस
टॉपिक से रिलेटेड है। तो अब क्या किया है सरकार ने, न्यू लेबर कोड पॉलिसी में इन सभी कोड्स को कोडिफाई किया है, यानी कि अलग अलग कैटेगरी में रख दिया गया है। एक्ट वही है, एक्ट में कोई जो चेंजेस हुई हैं अभी हम बताएंगे, लेकिन एक्ट वही है सारे, लेकिन उनको कोडिफाई कर दिया गया है कि मजदूरी से सारे रिलेटेड सारे जितने एक्ट हैं वो सब एक जगह, आपका स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने एक्ट हैं वो सब एक जगह। तो इस तरह से कोडिफाई कर दिया गया है। दूसरी चीज क्या की गई है, बहुत से एक्ट में जो परिवर्तन किए गए हैं, लगभग 66 से 70 के आसपास परिवर्तन किए गए हैं। वो किस लिए किए गए हैं, वो किस संदर्भ में किए गए हैं, वो किए गए हैं नियमों में ढील। नियमों में ढील किस सेंस में, एम्प्लॉयर के सेंस में, नियोजक के सेंस में, यानी कि नियोजक की तरफ इस न्यू लेबर कोड पॉलिसी को टिल्टेड किया गया है, इसको झुकाव दिया गया है, यानी कि इसको थोड़ा लिबरल किया गया है। किसके संदर्भ में, एम्प्लॉयर के संदर्भ में। इसकी हालांकि आलोचना भी की गई है कि अब एम्प्लॉयर और ज्यादा उत्पीड़न करेंगे और ज्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे कामगारों को, लेकिन वो अपनी जगह है, वो डिबेट का इशू है, आपका टॉपिक का इशू नहीं है, टॉपिक से रिलेटेड नहीं। आपको ये नहीं जानना है कि क्या किसका फायदा होगा किसका नुकसान, बस आपको ये पता होना चाहिए कि एक्ट्स में क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। तो ये जो 66 से 70 के आसपास परिवर्तन किए गए हैं, इसमें स्पेशली यानी कि मेजॉरिटी ऑफ चेंजेस जो किए गए हैं वो इस बात को लेकर किए गए हैं कि सजा का प्रावधान क्या होगा या फिर जुर्माने का प्रावधान क्या होगा। तो जहां पर जुर्माना ऐसा है कि जहां पर अगर जुर्माना 500 रुपए था तो उसको कम करके 100 रुपए कर दिया गया है या बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। अगर सजा कहीं 6 महीने थी तो सजा ही खत्म कर दी गई है, बल्कि उसकी जगह 500 रुपए जुर्माना कर दिया गया है। तो मतलब कुल मिलाकर एक्ट्स को इस तरह से चेंजेस किए गए हैं, अमेंडमेंट किए गए हैं कि जुर्माना कहीं पर कम कर दिया गया है, कहीं सजा को कम कर दिया गया है, यानी कि एम्प्लॉयर को फायदा पहुंचाया गया है। अगर किसी प्रोविजंस के उल्लंघन पर एम्प्लॉयर को 6 महीने की सजा होती थी तो ऐसा किया गया है कहीं पर 6 महीने से 3 महीने कर दिया गया है, या पूरी की पूरी सजा ही खत्म कर दी गई है। उसके बदले एम्प्लॉयर पर डायरेक्ट अब जुर्माना लगेगा, यानी कि जैसे 10,000 रुपए जुर्माना लगा दिया मान लीजिए। और कहीं पर ऐसा था कि जैसे 2 साल की सजा थी किसी प्रावधान के उल्लंघन पर, नियोजक को अगर 2 साल की सजा का प्रावधान था तो कहा क्या किया गया है, या तो 1 साल की सजा कर दी गई है उसको कम करके, या फिर 6 महीने के आसपास सजा कर दी गई है। तो इस तरह की कुछ चेंजेस किए गए हैं। अब आता है हमारा अधिसमय यानी कि ओवर टाइम। ओवर टाइम को किस तरह से परिभाषित किया गया है। ओवर टाइम के लिए विशेष प्रावधान बनाया गया ताकि उसके लिए सामान्य मजदूरी की अपेक्षा दुगनी मजदूरी दी जाए। तो ये ओवर टाइम का प्रावधान है। फिर है कारखाना संशोधन अधिनियम 1954 में 6वां अध्याय एनुअल लीव विद वेजेस जोड़ा गया। अब यह भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कारखाना अधिनियम में जो एनुअल लीव विद वेजेस यानी कि काम छुट्टी के साथ वेतन, एनुअल लीव यानी कि वार्षिक छुट्टी, वेतन के साथ वार्षिक छुट्टी, ये प्रावधान कारखाना कौन से अधिनियम में जोड़ा गया है, तो ये 1954 के संशोधन में जोड़ा गया है, अमेंडमेंट में जोड़ा गया है। और किस अध्याय के अंतर्गत, 6ठे अध्याय के अंतर्गत इस प्रोविजंस को जोड़ा गया है। और एक चीज और है इसमें कि रात्रि में महिला तथा किशोर अवस्था वाले कर्मकारों से काम लेने को निषेध किया गया है। हालांकि ये चेंजेस कर दिए गए हैं इस बार की न्यू लेबर कोड पॉलिसी में। अब आता है 1976 में संशोधन द्वारा धारा 2M जोड़ी गई। होटल, रेस्टोरेंट और अन्य भोजन के स्थान इसकी परिभाषा से बाहर कर दिए गए, यानी कि कारखाने के अंतर्गत होटलों को नहीं रखा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है 1900 का फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि होटल, रेस्टोरेंट और भोजन के जितने भी स्थान हैं, यानी कि जितने भी रेस्टोरेंट वगैरह हैं या जहां पर ढाबे वगैरह हैं, उनको कारखाने की परिभाषा से बाहर कर दिया गया है। अधिनियम का संक्षिप्त नाम कारखाना अधिनियम 1948 है, जिससे ये संकेत मिलता है कि अधिनियम का प्रवर्तन यानी कि एनफोर्समेंट, परिवर्तन होता है एनफोर्समेंट, केवल कारखाने तक ही सीमित है। कंपनियों आदि के संदर्भ में ये प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि एनफोर्सेबल नहीं है। कंपनियों के लिए कौन सा एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013, जिसे पहले कंपनीज एक्ट 1956 कहा जाता था। अब है व्यापकता, एप्लीकेबिलिटी। ये संपूर्ण भारत में लागू है, जम्मू कश्मीर में 1970 से, और गोवा, दमन दीव तथा पांडिचेरी आदि में भी ये लागू है। तो आप ये ना सोचें कि जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है, ये जम्मू कश्मीर में भी इस एक्ट को लागू कर दिया गया है। अब वही चीज फिर से एक बार परिभाषा कि जहां पर किसी कारखाने में यंत्र शक्ति की सहायता से यानी कि मैकेनिकल पावर की सहायता से कार्य होता है और वहां पर मैकेनिकल पावर के अलावा कार्य करने वाले लोगों की संख्या कम से कम 10 है, मिनिमम 10 है, 10 या उससे अधिक है, 10 या उससे अधिक, तो ऐसे स्थान को, ऐसी साइट को फैक्ट्री कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाएगा। फैक्ट्रीज की कैटेगरी के अंतर्गत इसे रखा जाएगा। दूसरा, यह मतलब यहां पर अपने आप ही यह अधिनियम लागू हो जाएगा। इसके साथ ये वहां भी लागू होगा जहां अधिनिर्माण कार्य यानी कि मैन्युफैक्चरिंग वर्क बिना यंत्र शक्ति से यानी कि विदाउट मैकेनिकल
पावर या विदाउट मैकेनिकल एनर्जी और वहां पर काम करने वालों की संख्या 20 या उससे अधिक है, तो ये अधिनियम ऑटोमेटिकली ही ऐसी साइट पर लागू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को विभिन्न विभागों को पृथक कारखाने या दो से अधिक कारखानों को एक कारखाना घोषित करने का भी अधिकार है। यानी कि राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को यह भी अथॉरिटी है कि अगर किसी जगह, किसी इंडस्ट्रियल एरिया में ऐसे 4-5 कारखाने हैं जहां पर हर जगह मैकेनिकल एनर्जी से काम हो रहा है, लेकिन लोगों की संख्या 10 से कम है और ऐसे 4-5 कारखाने पास पास हैं, तो उन सभी को एक ही कारखाना घोषित कर सकती है। ये भी सरकार को अथॉरिटी है। और दूसरी चीज इसी तरह इसका वाइस वर्सा कि अगर 4-5 कारखाने एक जगह हैं और वहां पर हर कारखाने में 20 से कम लोग हैं और हर कारखाने में बिना मैकेनिकल एनर्जी के या बिना मैकेनिकल यूज के कार्य हो रहा है, तो उन सभी 4-5 कारखानों को एक मानकर कारखाना अधिनियम लागू कर सकती है। ये सरकार को स्पेशल पावर्स दी गई हैं। अब इस अधिनियम के अपवाद क्या हैं, यहां पर एक्सेप्शंस क्या हैं। अधिनियम की धारा 85 में राज्य सरकार के उन अधिकारों का उल्लेख है जिसके अंतर्गत वो कुछ परिसरों में इसे लागू कर सकती है, भले ही उसमें शक्ति की सहायता से या शक्ति की सहायता के बिना काम हो रहा हो। राज्य सरकार की अधिसूचना के तहत ये अधिनियम उन परिसरों में भी लागू माना जाएगा जहां पर, अब देखिए आपसे यूपीएससी इस तरह का क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछ सकती है कि 1948 कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत बनाए गए अधिनियम के संदर्भ में, प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको दिया जाएगा ये अधिनियम उन ऐसे कारखानों पर लागू होगा। स्टेटमेंट 1, ये अधिनियम ऐसे कारखानों पर लागू होगा जहां पर यंत्र शक्ति की सहायता से काम करने वालों की संख्या 10 या उससे अधिक है। दूसरा, ये अधिनियम ऐसे कारखानों पर लागू होगा जहां पर यंत्र शक्ति की सहायता के बिना 20 या उससे अधिक लोग कार्यरत हो। तीसरा, ये अधिनियम उपरोक्त दोनों कथनों के अलावा कहीं पर भी, किसी अन्य स्थान पर भी लागू नहीं होगा। तो आपके लिए आप सोचेंगे कि तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ये गलत हो जाएगा। ये पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही होगा, तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्योंकि तीसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगा कि ये अधिनियम ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं दोनों स्थानों पर लागू होगा। इसको राज्य सरकार जहां चाहे वहां पर लागू कर सकती है। ये सरकार को स्पेशल अथॉरिटी है। अब उसमें नियोजित कर्मकारों की संख्या चाहे 10 या 20 से कम हो, क्रमशः शक्ति की सहायता से या शक्ति के बिना। काम करने वाले व्यक्ति या उसके मालिक द्वारा नियोजित नहीं है, बल्कि ऐसे मालिक की अनुज्ञा से या उनके साथ हुए समझौतों के अंतर्गत काम कर रहे हो जहां अधिनिर्माण प्रक्रिया होती हो। अब एक और प्रोविजन है, ये क्या कह रहा है इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर किसी कारखाने के अंदर लोग काम कर रहे हैं और मान लीजिए वहां पर यंत्र शक्ति की सहायता से यानी कि मैकेनिकल एनर्जी की सहायता से काम हो रहा है और काम करने वालों की संख्या भी 10 या उससे ज्यादा है, लेकिन वहां का मालिक ये कहता है कि ये लोग मैंने नहीं रखे हैं, मैंने तो एक ठेकेदार को रखा था। ठेकेदार को ये वो ठेकेदार इन 10 लोगों को लेकर आया है काम पर, वो ठेकेदार को मैंने ठेका दे रखा है। ये जो XYZ मेरे यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है, मैंने इस प्रोडक्ट बनाने का जो ठेका है एक ABC ठेकेदार को दे रखा है। अब वो ठेकेदार यहाँ 10 लोग लेकर आया है, तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है। लेकिन नहीं, सरकार ने कहा नहीं, ऐसी जगह पर भी लागू होगा जहां पर भले ही उस एम्प्लॉयर ने ना रखा हो, किसने रखा हो, ठेकेदार ने इन लोगों को रखा हो, तो तब भी ये अधिनियम ऐसी जगह पर भी लागू होगा। अब अधिनियम में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन एक्ट। हर अधिनियम, क्योंकि अधिनियम किसका सब्जेक्ट है, ये लॉ का सब्जेक्ट है, तो लॉ में बहुत जरूरी है किसी भी वर्ड को इंटरप्रेट करना। इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो पहली है, या अब जितनी भी जो वर्ड है उनका इंटरप्रिटेशन कहां पर दिया गया है, धारा 2 में, सेक्शन 2 में सारे एक्ट्स की धाराओं के बारे में बताया गया है। पहला है वयस्क, एडल्ट। इसका तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने अपनी आयु का 18वां वर्ष पूरा कर लिया है। इसमें स्त्री तथा पुरुष दोनों सम्मिलित हैं। आयु की दृष्टि से इनमें कोई भेदभाव नहीं है। अब दूसरा है तरुण। अब आप सोच रहे होंगे कि आयु की दृष्टि से कोई भेदभाव नहीं है, ये बात समझ में नहीं आई। तो इसका मतलब ये है कि इसमें एज के पर्सपेक्टिव में तो कोई भेदभाव नहीं है, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उसे एडल्ट माना जाएगा। लेकिन अगर वो पुरुष है तो वो रात में भी काम कर सकता है, अगर स्त्री है तो वो रात में काम नहीं कर सकती। इस एक्ट के अकॉर्डिंग, हालांकि ये चेंज कर दिया गया है अभी, तो उसमें कुछ चेंजेस जो है वो हम जब न्यू लेबर कोड पॉलिसी पढ़ाएंगे तो तब आपको बताएंगे। अब दूसरा है तरुण, एडोलिसेंट। तरुण से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने अपनी आयु का 15वां वर्ष पूरा कर लिया है किंतु उसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। इसका तात्पर्य है कि 15 वर्ष या उससे अधिक, लेकिन 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोग तरुण की परिभाषा में आते हैं। अब आगे है कैलेंडर वर्ष।
इसका अभिप्राय 12 महीने की अवधि से है, जिसका प्रारंभ किसी भी वर्ष के जनवरी के प्रथम दिन से यानी कि 1 जनवरी से होता है और 31 दिसंबर तक ये वर्ष का अंतिम दिन माना जाता है। अगला है बालक, चाइल्ड। बालक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने अपनी आयु का 15वां वर्ष पूरा नहीं किया है, यानी कि 15 वर्ष से कम आयु का जो व्यक्ति होगा वो बालक की कैटेगरी में आएगा। सक्षम व्यक्ति, कॉम्पिटेंट पर्सन या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इसका तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या संस्था से है जो मुख्य निरीक्षक द्वारा मान्यता प्राप्त है और कारखानों में किए जाने वाले जांच कार्य हेतु मान्यता प्रदान करता है। फिर है दिन। इस दिन से तात्पर्य 24 घंटे की अवधि से है, जिसका प्रारंभ मध्य रात्रि से होता है, यानी कि रात के 12 बजे से होता है, 12 AM से होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट याद रखना। ये फैक्ट्स याद रखने हैं, आपसे डायरेक्ट परिभाषा पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा जा भी चुका है पहले भी। फिर है सप्ताह, वीक। इसका अभिप्राय उस काल अवधि से है जिसका प्रारंभ शनिवार की अर्धरात्रि से माना जाता है। शनिवार की अर्धरात्रि यानी कि 12 AM सैटरडे से माना जाता है, या ऐसी रात्रि से जैसा कि क्षेत्रगत मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित किया गया हो। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 12 AM सैटरडे से ही हफ्ते की शुरुआत या वीक की शुरुआत मानी जाएगी। सप्ताह की शुरुआत उस डेट से या उस दिन से भी मानी जा सकती है। जो कारखाना निरीक्षक होगा, इंस्पेक्टर होगा, वो जो लिख कर देगा, चीफ इंस्पेक्टर जो होगा, चीफ फैक्ट्री इंस्पेक्टर, वो जो डे लिख कर देगा, जो दिन लिख कर देगा, उस दिन से भी मानी जा सकती है। फिर है शक्ति, पावर। शक्ति से तात्पर्य विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर से है। इलेक्ट्रिकल पावर या ऐसी अन्य प्रकार की ऊर्जा से है जो यंत्रों द्वारा पारेषित ट्रांसमिटेड की जाती है। इनमें मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा पैदा की गई ऊर्जा को सम्मिलित नहीं किया गया है। फिर है इसमें आगे यंत्र यानी कि मशीनरी। इसके अंतर्गत मुख्य चालियता पारेषण यानी कि ट्रांसमिशन लाइन या ट्रांसमिशन इक्विपमेंट और अन्य उपकरण सम्मिलित हैं, जिनके द्वारा शक्ति पैदा, रूपांतरित या पारेषित की जाती है, यानी कि ट्रांसफॉर्म की जाती है और ट्रांसमिटेड की जाती है। फिर है विनिर्माण प्रक्रिया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। किसी वस्तु पदार्थ के उपयोग, विक्रय यानी कि उसका यूज, उसका सेल, उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसका परिधान यानी कि डिस्पोजल। परिधान या वैगन क्या कहते हैं इसे कहते हैं डिस्पोजल की दृष्टि से उस वस्तु के विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, परिवर्तन, चेंजेस, मरम्मत, मेंटेनेंस, ये सारी चीजें इसमें विनिर्माण प्रक्रिया में शामिल होती हैं। एक एक वर्ड आपको पता होना चाहिए। ये एक एक वर्ड, इन्हीं वर्ड से क्वेश्चन पूछेगी और इन्हीं वर्ड पर आपको कंफ्यूज करेगी। वर्डों से खेलती है यूपीएससी वर्ड्स से खेलती है और वर्ड्स पर ही कंफ्यूज कर जाती है। पूरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही लगेगा आपको और एक बीच में कीवर्ड होगा और वही गलत होगा, तो पूरा उसके आधार पर पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। यही यूपीएससी की खासियत है। कारखाना स्थान, कार्य आरंभ, अनुज्ञप्ति, पंजीयन और आदेश। अनुज्ञप्ति क्या होता है? लाइसेंस। धारा 6 तथा 7 में कारखानों के स्थान, कार्यारंभ। अब देखिए कारखाने का स्थान कहाँ होगा या क्या होगा, ये धारा 6 में और 7 में है। कार्यारंभ यानी कि स्टार्टिंग क्या होगा? अनुज्ञप्ति, लाइसेंस के संबंध में उपबंध किए गए। धारा 6 में सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। ये आपको इंपॉर्टेंट है फैक्ट। कारखाने की स्थापना, स्थल का चयन कारखाना मालिक करता है। स्थल चयन, कारखाने के निर्माण, कार्य आरंभ, विस्तार के लिए सरकार या मुख्य निरीक्षक में से किसी एक का आदेश प्राप्त कर लेना आवश्यक है। अब होता है धारा 7। धारा 7 में क्या उपबंध है कि जब कारखाने का मालिक किसी स्थान या परिसर को कारखाने के रूप में प्रयोग करना चाहता है तो कम से कम 15 दिन पूर्व मुख्य निरीक्षक यानी कि चीफ फैक्ट्रीज इंस्पेक्टर को, निरीक्षक को उस एरिया का नाम या एड्रेस का नाम, निम्नलिखित बातों की जानकारी देते हुए नोटिस भेजना होगा। क्या जानकारी देना होगी? कारखाने का नाम और स्थल, यानी कि अगर आप कोई कारखाना बनाना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, तो जहां पर आपने वो जगह देख रखी है कारखाना लगाने के लिए, उस जगह का एड्रेस होना चाहिए और कारखाने का आपने नाम क्या रखा है वो नाम आपको बताना होगा। आपको, अगर आप मालिक हैं तो आपको अपना नाम, कारखाने के मालिक का नाम बताना होगा। वो पता, यानी कि जैसे हमने आपको भी बताया, जहां पर वो कारखाना स्थापित होगा वो पता जिस पर कारखाने के संबंध में सूचनाएं प्रेषित की जा सके, यानी कि वो आपका वो एड्रेस भी हो सकता है जहां पर कारखाना स्थापित है या फिर आपका लोकल एड्रेस भी हो सकता है जहां आप रहते हैं। उपयोग में ली जाने वाली शक्ति का प्रकार, अगर आप वहां पर मशीनरी की सहायता से या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सहायता से कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको वो शक्ति बतानी होगी, यानी कि अगर आप किस तरह की मशीनरी का वहां यूज कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिकल पावर से चलती है। कारखाने के प्रबंधक का नाम, अगर आपने मैनेजर रखा है तो उसका भी नाम आपको बताना होगा, क्योंकि इन पर केस किए जाएंगे जब कोई भी किसी भी तरह का विवाद होगा, यानी कि किसी भी तरह का अगर दोनों के बीच में डिस्प्यूट होगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच, तो ये लपेटे में आएगा प्रबंधक, तो इसलिए आपको प्रबंधक का नाम भी बताना होगा। हालांकि ऑनर भी आता है तो प्रबंधक पहले चपेट में आएगा।
अगर क्योंकि ऑन द स्पॉट अगर इंस्पेक्शन होता है तो प्रबंधक पकड़ा जाता है, प्रबंधक ही तो हर वक्त मौजूद होता है, ऑनर थोड़ी मौजूद होगा। तो जो रैप्टे पड़ते हैं, चांटे जो पड़ते हैं वो पहले प्रबंधक के पड़ते हैं। फिर है कारखाने में नियोजित किए जाने वाले संभावित कर्मकारों की संख्या कि कितने लोग नियोजित हैं, और ऐसे अन्य विवरण जो राज्य सरकार द्वारा मांगे जाएं। अब इसमें आगे है निरीक्षक, कर्मचारी, निरीक्षक तथा प्रमाणकर्ता सर्जन, द इंस्पेक्टिंग स्टाफ, इंस्पेक्टर और सर्टिफाइंग सर्जन्स। निरीक्षकों की नियुक्ति तथा पात्रता, अपॉइंटमेंट एंड एलिजिबिलिटी ऑफ इंस्पेक्टर। अब ये कारखाना अधिनियम की तरफ से, सरकार की तरफ से है। निरीक्षकों की नियुक्ति की घोषणा राज्य सरकार गजट में प्रकाशित करके करती है। यानी कि अगर आपको अपॉइंट किया जा रहा है कहीं का निरीक्षक, किसी एरिया में वहां का फैक्ट्री इंस्पेक्टर नियुक्त किया जा रहा है, आपको निरीक्षक नियुक्त किया जा रहा है, तो सरकारी गजट में सरकार प्रकाशित करेगी कि इस डेट से XYZ या रामू इस एरिया के XYZ एरिया के फैक्ट्रीज इंस्पेक्टर होंगे, ताकि वो सब समझ जाएं, जितने भी एम्प्लॉयर हैं समझ जाएं कि साहब को कोई पैकेज पहुंचाना है, वरना छापा पड़ जाएगा आज रात ही। तो ये जो है इसलिए सरकार पहले से ही अलर्ट कर देती है। केवल विहित योग्यता वाले व्यक्ति ही निरीक्षक के पद पर अहर माने जाएंगे, यानी कि क्वालिफाइड माने जाएंगे। इसमें निरीक्षक की शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन नियुक्ति के समय निश्चित रूप से एक मानदंड रखा जाएगा। ऐसे व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी जिसे औद्योगिक विधि का ज्ञान तथा अनुभव हो, इंडस्ट्रियल लॉ का ज्ञान हो और अनुभव हो, एक्सपीरियंस भी हो। प्रत्येक जिले के जिलाधीश या जिलाधिकारी अपने जिले में निरीक्षक के रूप में कार्य करेगा। आगे है निरीक्षकों की शक्तियां तथा कर्तव्य, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंस्पेक्टर। निरीक्षकों की शक्तियां का उल्लेख अधिनियम की धारा 9 में किया गया है। प्रवेश करने की शक्ति, निरीक्षक सरकार या किसी अन्य स्थानीय लोक प्राधिकारियों की सेवा में लगे हुए सहायकों विशेषज्ञों के साथ किसी भी स्थान पर क्या कर सकता है, रेड डाल सकता है। आप लोगों को बड़ा मजा आता होगा ये सुनकर कि आपके पास इतनी पावर होगी कि आप कहीं पर भी यूपीएससी के थ्रू जब आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा तो आप किसी भी जगह रेड डाल सकते हैं, जो भी आपकी अथॉरिटी के अंतर्गत जो क्षेत्र आता होगा। ऐसा थोड़ी किसी के घर में घुस जाओगे, तो मतलब कहीं फैक्ट्रीज में रेड डालने जा सकते हैं। निरीक्षण करने की शक्ति, यानी कि बिना किसी परमिशन के आप डायरेक्ट रेड डाल सकते हैं वहां पर। कारखाने से संबद्ध परिसरों तथा प्लांट का निरीक्षण तथा वस्तुओं एवं पदार्थ का परीक्षण या किसी विहित रजिस्टर या प्रलेख को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है। आप रेड डाल सकते हैं, साथ ही साथ आप अपनी जो जानकारियां हैं उनको डिमांड कर सकते हैं। आप वहां के रजिस्टर मांग सकते हैं, वहां की एब्सेंट वो प्रेजेंट रजिस्टर मांग सकते हैं कि कितने लोग यहां पर काम करते हैं। मान लीजिए वहां 5 ही दिख रहे हैं आपको, और आपको डाउट है कि यहां ज्यादा लोग काम करते होंगे, क्योंकि मशीनरी इस तरह की लगी हुई है कि आपको उससे लग सकता है कि यहाँ पर हो सकता है 20-25 लोग काम करते हो। तो आप तुरंत उनसे रजिस्टर मांग लेंगे, उनकी अकाउंट हिस्ट्री मांग लेंगे, उनका ऑडिट मांग लेंगे सारा, कि दिखाइए सारी चीज़ें चेक कराइए, यहाँ तो मुझे 5 दिख रहे हैं लेकिन आपकी फैक्ट्री में लग तो नहीं रहा है कि 5 लोग काम करते हैं। तो इस तरह से आपसे आप सब कुछ मांग सकते हैं। आप अगर कोई भी चीज़ मना करेगा वो एम्प्लॉयर या फिर मैनेजर उसका, तो उसको फौरन आपको गिरफ्तार करने का भी अधिकार होगा। स्वास्थ्य, कारखाना अधिनियम की धारा 11 से 20 तक स्वास्थ्य से संबंधित है। इसमें स्वच्छता, प्रवातन, यानी प्रवातन होता है आपका वेंटिलेशन, प्रवातन होता है वेंटिलेशन, तापमान, धूम, प्रकाश, ये सारी चीजें इससे संबंधित है स्वास्थ्य से। देखिए 11 से 20 तक तो धारा 11 है स्वच्छता से संबंधित, इसमें शौचालय की व्यवस्था तथा स्वच्छता के प्रावधान है। धारा 12 रद्दी वस्तुओं के वहन यानी कि डिस्पोजल से संबंधित। धारा 13 प्रवातन और तापमान से यानी कि वेंटिलेशन और टेम्परेचर से। धारा 14 धूल और धुएं की अशुद्धता से कारखाने को मुक्त करने से संबंधित। तो ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक नजर इस पर डाल लीजिए। धारा 15 आपका आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन से है संबंधित। धारा 16 अत्यधिक भीड़ को नियंत्रित करने से संबंधित। धारा 17 कारखानों में प्रकाश की व्यवस्था, यानी कि वहां पर कारखाने में प्रकाश की व्यवस्था, रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए। धारा 18 पेयजल से संबंधित। धारा 19 शौचालय और मूत्रालय से संबंधित। देखिए इस प्रावधान को इसलिए जोड़ा गया है प्रकाश की व्यवस्था को, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के टाइम में ये व्यवस्था नहीं होती थी, अंधेरे के अंदर काम करना होता था। धारा 20 में कारखानों में पीक दान की व्यवस्था से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर आपको पता ही होगा गुटखा खाने वाले लोग ज्यादा होते हैं, तो इधर उधर पीक ना मारे, तो इसलिए पीक दान की व्यवस्था से संबंधित है। अब है सुरक्षा। धारा 21 में नियोजक या प्रबंधक का यह कर्तव्य है कि वो मशीनों पर इस ढंग से बाड़ लगाए, बाड़ मतलब बाड़बंदी, उसकी घेराबंदी इस तरीके से करे कि किसी को भी जान का खतरा ना हो। आश्रय, विश्रामालय, मध्याह्न भोजन कक्ष, शेल्टर, रेस्ट रूम और मिड डे मील रूम। धारा 47 के अनुसार किसी कारखाने में यदि 150 से अधिक कर्मचारी नियोजित हैं तो कर्मकारों के उपयोग के लिए पर्याप्त और उचित आश्रय, यानी कि आपका वहां पर शेल्टर रूम हो, विश्रामालय हो, रेस्ट रूम हो, पर्याप्त रोशनी हो और हवा आदि की सुविधाएं हो। फिर है शिशु गृह, क्रैच। धारा 48 बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रावधान है, बहुत इंपॉर्टेंट, शिशु गृह, क्योंकि स्त्रियों से संबंधित है, इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए।
क्रेचेस की व्यवस्था होनी चाहिए धारा 48 के अनुसार। शिशु गृह का प्रबंध वही होगा जहां स्त्रियां नियोजित हैं, जाहिर सी बात है, बच्चों लेकर स्त्रियां ही तो आएंगी, अब जेंट्स थोड़ी घूमते फिरेंगे। उनकी संख्या 30 से अधिक है, यानी कि वहां पर स्त्रियां तो होनी ही चाहिए, और साथ में स्त्रियां कम से कम 30 होनी चाहिए, या 30 या इससे अधिक स्त्रियां होंगी तो ऐसे कारखाने में क्रेच व्यवस्था हर हालत में उपलब्ध होनी चाहिए। इसके लिए पर्याप्त स्थान, प्रकाश आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। कल्याणकारी अधिकारी, वेलफेयर ऑफिसर, धारा 49 के अनुसार ऐसे कारखाने जहां कर्मकारों की संख्या 500 या इससे अधिक है, वहां निर्धारित की गई संख्या में कल्याण अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। ऐसे कारखानों जहां कर्मकारों की संख्या 100 से कम है, श्रम कानून अधिकारी रखने के लिए कानून बाध्यता नहीं है। यानी कि अगर धारा 49 ये कहती है कि अगर 500 या इससे ज़्यादा कर्मचारी हैं तो वहां पर एक वेलफेयर ऑफिसर भी होगा, और अगर 100 से कम है तो मतलब ये है कि 500 से कम पर भी सरकार इसे लागू कर सकती है। लेकिन अगर 100 से कम है अधिकारी, मतलब वहां पर नियोजित व्यक्ति, तो ये सरकार के लिए बाउंडेशन नहीं है कि उसे लागू करे। फिर है साप्ताहिक घंटे, वीकली आवर्स। धारा 51 के अनुसार किसी वयस्क कर्मकार से कारखाने का प्रबंधक ये अपेक्षा नहीं कर सकता कि सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करें। काम की अवधि बढ़ाई जा सकती है यदि कर्मकार को अधिक समय मजदूरी दी जाए, यानी कि ओवर टाइम दिया जाए। और ओवर टाइम हमने कितना डिस्कस किया था, जो देय मजदूरी है उसका दुगना, डबल, 2 टाइम्स, यदि राज्य सरकार इसके लिए अनुमति प्रदान करती है। यानी अगर एम्प्लॉयर डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट से, कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट से अनुमति ले लेता है तो भी वो ज़्यादा काम ले सकता है। इसी प्रकार दैनिक काम करने की घंटी अवधि जो है 9 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रतिदिन एक बार में 5 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जाएगा। कर्मकारों को आधा घंटा विश्राम लेने की छूट होगी, यानी कि पर डे किसी भी कर्मकार से 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लिया जाएगा, और एक बार में यानी कि हर दिन 5 घंटे से ज़्यादा एक बार में काम नहीं लिया जाएगा। कम से अधिक 5 घंटे काम लिया जा सकता है, और उसके बाद उसको आधे घंटे का यानी कि 30 मिनट्स का ब्रेक देना होगा। अपराधों का प्रसंज्ञान और नियमों का उल्लंघन, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस और वायोलेशन ऑफ रूल्स। धारा 105 में अपराधों को देखने संबंधी न्यायालयों के क्षेत्र अधिकार का उल्लेख है। धारा 105 क्लॉज 2 ये स्पष्ट बताती है कि केवल प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को ही अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराधों को देखने की अधिकारिता प्राप्त है। तो ये हमारा फैक्ट्रीज एक्ट 1948 था। वैसे तो हमने इसमें कुछ नहीं छोड़ा है, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ छूटा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में मेंशन कर देंगे। और आपको जो पीडीएफ होगी, हाँ पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। देखिए हमने पीडीएफ के बारे में बताना भूल गए थे कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं 8791538791। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। पीडीएफ 800 रुपये उसके चार्जेस रहेंगे, जो आपके एपीएफसी और एएलसी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगी, और दोनों की सेम फीस है। और जितने भी स्पेशल आपको पीडीएफ आएगी उसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।